वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है, सुबह से काफ़ी गहमा गहमी है। पीटीआई चेयरमैन बड़े इनकलाबी हैं या मियां नवाज शरीफ? क्या निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान ने उनको किसी मुश्किल में डाल दिया है? बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है नून लीग की जानिब से, जबकि क्या नून लीग का एहतसाब का जो बयानिया है वो नून लीग के लिए किसी खुशफहमी का शिकार है? और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, इस पर बात करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई टफ टाइम मिलने वाला है? क्या कोई सख्त दौर उन पर आने वाला है? साथ ही साथ निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है। कई सवालात जन्म दे गया है ये इंटरव्यू। और क्या पीटीआई के बगैर इलेक्शन साफ शफाफ हो सकेंगे या इलेक्शन होंगे कामयाब होंगे? इस बारे में बात करेंगे। मीडिया से भी गुफ्तगू की है निगरां वज़ीर आज़म साहब ने और उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात का तयन इलेक्शन कमीशन करेगा। सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत का मैंडेट किसी सियासी जमात से मुलाकात नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक वजारत कानून से राय ली जाएगी, फिर उसके बाद बात की जाएगी। मुल्की हालात और वाक़यात ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? इंटरबैंक में डॉलर तो सस्ता हो रहा है, हर रोज ही कुछ 1 रुपया कुछ पैसे सस्ता होता है, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या वजूहात हैं? जबकि शहर कायद में अमन अमान का मामला जो है वो खासा गंभीर रुख इख्तियार कर रहा है, लेकिन IG सिंध रिफत मुख्तार खासे मुतहर्रिक हैं, बड़े इकदाम किए उन्होंने। और साथ ही साथ पुलिस के मसाइल पर भी बहुत वो काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब पुलिस के जवान और अफसरान अपने मसाइल से निबट चुकेंगे, मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे, तो यकीनन अच्छी पुलिसिंग भी इस सामने आएगी। जबकि PIA की निजकारी का भी मामला है और 6 माह की माली रिपोर्ट में बताया गया है कि PIA को 60 अरब 71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम के गेस्ट का मैं तारुफ करवा दूं आपको। अख्तर आराई साहब तजियाकार हैं, इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि मेराज सिद्दीकी साहब तजियाकार हैं, ये भी हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर आराई साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। क्या हाल है अख्तर आराई साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, जो आपने आज की सूरत हाल बताई यही हाल है। ठीक है, मतलब आपका भी सियासी दर्जा हरारत इंतहा को छू रहा है क्या? नहीं, देखिए, सियासी दर्जा हरारत से ताल्लुक मेरा नहीं है। आवाम जैसे आवाम चुप करके बैठ गई है, वो अपने मसाइल में इतनी उलझी हुई है कि वो समाजी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, पता नहीं अब तो कौन कौन से मसाइल हैं। बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बड़ी परेशान है। जितनी सैलरी नहीं है उतनी जो है इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब लोग तो अपनी घर की जो कहते हैं ना कोई शादी के जो जेवरात थे वो बेच के या कभी कोई चीज़ बेच के वो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं और इस तरह के मसाइल में उलझे हुए हैं। तो दर्जा हरारत तो ये है आवाम का दर्जा हरारत खासा, पेशेंस लेवल जो है वो अब ख़त्म हो चुका है आवाम के लिए ना, टॉलरेंस लेवल नहीं है अब। आपको हर जगह लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं, लोग जो हैं वो फ़ौरन ही टकरा जाते हैं। अच्छा, जो सियासी दर्जा हरारत है इसका जो माहौल बनता आप देख रहे हैं लोग कंपैरिजन कर रहे हैं PTI चेयरमैन के साथ मियां नवाज शरीफ का कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या कौन तगड़ा कौन है, बड़ा इनकलाबी कौन है, आवाम के दिलों पे किसका राज है, कौन आवाम को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है या कौन इनकलाबी ज़्यादा है? इस बारे में कुछ फरमाइएगा, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो अभी अपनी पसंदीदगी का मामला है, क्योंकि कुछ ऐसी लोग हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो बगैर किसी वजह से मोहब्बत करते हैं, चाहे शख्सियत परस्ती है, कोई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसी की हुकूमत के अंदर जो है फाके काट रहे हों, मसाइल हों, मगर जी वोट तो उन्हीं को देना है। तो ये तो एक है, ज़ाहिर एक ख़ास क्लास ऐसी है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ 25 करोड़ आवाम के अंदर जो है 25 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर 1 करोड़ जो है वो वोट डलता है मुश्किल से, मेरा ख्याल है आवाम जो वोट में जाती है। बाकी 20 करोड़ तो बैठे रहते हैं, वो ना तेरी में ना मेरी में। ऐसे मुल्क में इनकलाब आएगा कैसे? इनकलाबी आवाम नहीं है तो इनकलाब आएगा कैसे? जमहूरियत तो हमें राज आई नहीं है। ये तो सियासतदान एक सबसे बड़ी अच्छी इंडस्ट्री बन गई है मुझे लगता है, वो सिर्फ पावर और पैसे की गेम में लगे हुए हैं लोग। और देखें तोड़ फोड़ कैसे चल रही है, सारी तोड़ फोड़ या जो 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 कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट्स हैं, वो सिर्फ इस वजह से इक़्तिदार में आ जाएं, किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाएं, पावर में आ जाएं। पावर में आएंगे, फिर अगर बैठ भी जाएंगे तो वही बात है। अब जब PDM बन गई, इतनी पार्टियां एक साथ हो गई, अब फिर
अलग हो रहे हैं, तो फिर वो एतमाद ही ख़त्म हो गया आवाम का कि जो एक दूसरे को रोडों पे घसीट के हमें खुश कर देते थे, देते तो कुछ नहीं थे, हमें सिर्फ इतना होता था कि बयानिया कि जी इनके 5 साल गुजर जाएं, फिर ये जब हुकूमत आएगी तो फिर इनको रोडों पे घसीटेगी, मगर उसके बाद वो अपनी जेबें भरते रहे, अपने ख़जाने बाहर जो भी है वो पैसा जाता रहा, मगर आवाम जो है वो वैसी की वैसे नारों से बहलाया गया है। आवाम के तो कांधों पे जो है वो चाहे वो IMF से लें कहीं से लें, वो तो हमें पर पर्सन जो है इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ाते गए हैं कि आवाम तो मकरूज होकर रह गई है। अब 2 वक्त की रोटी जो है उनके लिए महाल। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब ये बताइएगा, ये जो निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का जो बयान आया था कि मियां नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उन्होंने अपनी जमानत नहीं करवाई, तो इस बयान ने क्या उनको मुश्किल में डाल दिया? बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। मरियम औरंगजेब साहिबा का बड़ा सख्त बयान, अपनी औकात में रहें, अपने का वो सीट को पहचाने, और प्लस वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ा सख्त बयान दिया है। तो ये इस टाइप का रिस्पॉन्स इतने नाजुक वक्त में, जबकि इलेक्शन होने जा रहा है, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा पार्टी को? नहीं, देखिए बेसिकली ये एक सियासत का चुटकुला होता है। सियासतदान ऐसे लोग देखें आप, शेख रशीद साहब थे तो कैसे बातें करते थे, यहाँ राना साहब तो कैसे बातें करते थे, या तो मंजूर रसान साहब की पेशन गोइयां। निगरान, देखिए निगरान जो वजीर दाखिला हैं वो उसमें बड़ी हिकमत है। उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत नहीं है। कानूनी दायरा कार में उनको ये बयान देना चाहिए था, या तो बैलेंस करना चाहिए था। जो लोग ये समझते हैं कि शायद ये निगरान सेटअप बनाया गया है, एक प्लानिंग के तहत बनाया गया है, मगर हो सकता है क्योंकि ये कहा जाता था कि शायद PDM जो बनाई गई है वो किंग्स पार्टी है या किंग्स पार्टी का ग्रुप है, मगर जो है बाद में जब निगरान बने तो तब भी यही कहा जा रहा था कि शायद ऐसा है, ये न्यूट्रल सेटअप नहीं है। मगर वो न्यूट्रल सेटअप को श्योर करने के लिए शायद ये बयान हुआ। ये इस तरह का जो है ना बयानबाजी तो चलती रहती है। 2 राय हैं इसमें, और वो उधर से ये उसका रद्द-ए-अमल भी दिखाया गया है। एक्चुअली ये सिर्फ एक आवाम को मैं समझता हूँ कि मेरिट्स दिखाने की वजह से ये बात की गई है, और हो भी सकता है कि वो लीगल ही जो है उनको, जैसे स्टैम्प पेपर पे गए थे तो वो भी तो लीगल था उस वक्त, वो भी तो कानूनी दायरा कार में था। अब आ जाए, हो सकता है इसी तरह से उनको रिलीफ मिल जाए पहले। वो अगर जो भी 20-21 तारीख बता रहे हैं या अक्टूबर की, हो सकता है उस वक्त सब चीजें लीगलाइज हो जाए, तो कुछ भी इस मुल्क में हो सकता है। मतलब 11th आवर में कुछ भी हो सकता है। हम कल भी जब प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो यही माहिरीन का यही कहना था कि कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा। जो सूरत हाल बनती देख रहे हैं, 11th आवर में हो सकता है मियां नवाज शरीफ आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दें, या उन्हें कुछ हो जाए। अच्छा, हमें तज्जियाकार ताहिर रिजवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब प्रोग्राम में आने के लिए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने के लिए। आपसे भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अख्तर रानाई साहब, ये जो बयानात दर बयानात, तनकीद दर तनकीद होती है, इसके असरात क्या मुरतब होते हैं, सियासत पे क्या असरात मुरतब होते हैं? क्योंकि वोटर तो बहरहाल वो सोशल मीडिया भी देख रहा है, TV भी देख रहा है, बयानात भी सुन रहा है, तो वो ये नहीं महसूस करता कि ये पिछले जैसे 15 सालों में इसकी हुकूमत थी, तो अब ये अभी बयानबाजियों तक ही महदूद रहेंगे, आगे कुछ हमारे लिए काम नहीं करेंगे। वोटर्स भी तो टूटते हैं। जी, सियासत में ये सारा जो चुटकुला होता है, मसाला होता है, ये लगाया जाता है। ये आप पिछले 70 ईयर से बल्कि ज़्यादा आप देखते हुए आ रहे हैं। शुरू के 5-10 साल एक जदोजहद में गुजरे हैं। ज़ाहिर लियाकत अली खान साहब के बाद फिर आप देख लें क्या हुआ, तो सब चीज़ें खुल के हुई। तो सियासत के अंदर ये इस तरह का मामला होता है। सियासत में डर और खौफ और कन्फ्यूजन पैदा करना भी एक होता है कि अवाम कन्फ्यूज़ हो, किसको वोट दें, कौन बेहतर होता है। और एक राय जो थोड़ी देर पहले आपने पूछी थी, एक राय ये भी हमवार हो रही है और लोग माशरे में बात कर रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ को हीरो बनाने के लिए शुरू में अरेस्ट कर लिया जाए, और अरेस्ट करने के बाद जो उसका जाहिर है कि वोटर्स को भी तो थोड़ा सा जगाना है जो सोए हुए हैं कि अब आपका लीडर आ गया। इमोशनली ब्लैकमेल का वर्ड नहीं कहेंगे, इमोशनली इमोशंस को वो करना है, जो स्लीपिंग मोड में थे, बूस्ट करने वाला है कि जी लीडर तो अब आया है, लीडर तो गिरफ्तार हो गया। लास्ट टाइम भी वो आए थे, उन्होंने सामना किया था
अरेस्ट भी हुए थे और जेल में भी गए थे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी नजर आती है कि ऐसा हो, मगर जैसे ही वो आएंगे उसके बाद उनकी बेल भी हो जाए, उसके बाद वो सारा मामला जो है वो ख़त्म भी हो जाए, उसके बाद वो ज़्यादा ताज़ा दम होकर अपनी आवाम को सोते हुए जगा कर जो आ जाएं और अपने वोटर को जो है वो मतलब आपके वोट बैंक बढ़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि ड्रामेटाइज करना सिचुएशन जी, को ये होता रहा है, ये देते। सियासत में होता रहा है, पास्ट के जो मामलात हैं ये ऐसे होते रहे हैं, ये भी ऐन मुमकिन है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो नून लीग का जो एहतसाब का बयानिया है ये कितना कारगर साबित होगा अख्तर रानाई साहब? देखिए, एहतसाब इस मुल्क में कब हुआ है जरा ये तो बता दीजिए। बयानिया तो बन गया है। देखिए, बयानिया तो चलता रहता है ना, बयानिया तो बनाए जाते हैं, बयानिया बनाना। देखिए ना, अब आप दो बड़ी पार्टी यानी कि जो अपने जिनकी वजह से पीडीएम बनी और ये कामयाब एक सेटअप बना, वो दो पार्टियों में भी इख्तलाफ मौजूद है। तो इवन दो पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, इवन नवाज जो नून लीग है उसके अंदर इख्तलाफ मौजूद है। वहाँ पर जो है, वहाँ आप देखें कि खाकान नवासी साहब वहाँ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ एक पार्टी बनते हुए नजर आ रही है। उधर से आप देखें कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान की पार्टी को जो है ना वो जम करने की कोशिश की है। यहाँ पर जी, यहाँ इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। पॉलिटिक्स पे तो अब आवाम का ख़त्म हो गया कि क्या एक पॉलिटिशियन, एक जमहूर का जो मतलब होता है, जो जमहूरियत में चीज़ डिलीवर हो सकती है, जो ये अंग्रेज़ों ने जो ये हमारे बड़े सगीर में जो है ये एक जमहूरी निज़ाम कायम किया, वो जमहूरी निज़ाम कामयाब होता हुआ नज़र ही नहीं आता। अब तो ये कोई डिलीवर नहीं कर सकता, फलाही रियासत बन नहीं सकती। आप हमारे इर्द गिर्द देख लीजिए, बाकी हुकूमतें भी चल रही हैं, वहाँ सदारती निज़ाम है, दूसरे निज़ाम है, दुनिया में हुए हैं, मगर अब तो ये फेल होते हुए नज़र आ रहा है। अवाम का यकीन ख़त्म हो गया है कि शायद जमहूरियत भी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें अवामी राय की कोई अहमियत होती है, अवाम की कोई कदर होती है। अवाम भूखा नहीं सो सकती, उनको उसकी बुनियादी हकूक़ मिलते हैं, नहीं मिलते, जमहूरियत नहीं दे पाई, बड़ी बुरी तरीके से नाकाम हुई है बड़े सगीर के अंदर जमहूरियत। तो ये जब हाल होगा, फिर ज़ाहिर है कभी डिक्टेटरशिप होगी, कभी कुछ होगा, तो वहाँ अवाम क्या करेगी? अवाम तो अब ये है कि वो एक उलझन में पड़ गई है कि क्या सुबह की रोटी, क्या कोई दिहाड़ी लगेगी, दिहाड़ीदार मर गया। आप छोटा जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग थे, छोटे बिजनेसमैन थे, वो परेशान बैठे हुए हैं। उनके ऊपर देखें ना आप, केईएससी का देखें, 50% तकरीबन जो है टैक्सेस की टाइप की चीज़ें होती हैं और एक्चुअली जो है बिलिंग जो है वो 52% होती है। 48% जो है 18 किस्म के 17 किस्म के टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये ड्यूटी और वो ड्यूटी। अब तो आवाम ये कहती है कि वो फर्दर टैक्स लगा दिया जाता है, एक्स टैक्स व एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है। अब शायद कोई ऑक्सीजन टैक्स भी लगेगा कि भाई ये जो फैन आपको हवा दे रहा है इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये भी केईएससी को अदा करें। तो जब ऐसे मुल्क में तो ये कह रही हैं कि आपके 12 लाख प्रोफेशनल्स इस मुल्क से जा चुके हैं, 25 लाख और लोग यहाँ पर अपना सफरी बैग तैयार करके बैठे हैं, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से वो वेट एंड सी के फॉर्मूले पे हैं। यानी या तो वो उनके पास पैसा नहीं है, या उनके पास सपोर्ट नहीं है कि वहां पे उनको कोई स्पॉन्सर कर सके, या फिर वो किसी खानदानी मजबूरियों में जकड़े में, वरना लोगों का मूड ये है कि वो अब अपना दामन झाड़ के वो यहाँ से निकल जाए। देखिए, रिकॉर्ड बिल्कुल सही फरमाया, रिकॉर्ड इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए लोग वेट कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी देखें ना, एक सिर्फ स्किल नहीं जा रहा, इवन पैसा ड्रेन आउट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कीमत है, आपको यहाँ ये देखें कि ₹1 कन्वर्ट होके फॉरेन करेंसी में वो बाहर जा रहा है। आप देखें कि इतने इश्तिहारात है कि अगर $2 लाख, $1,75,000 या इतना ये इन्वेस्ट करें तो आप जो है इमिग्रेंट हो सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं। लोग अपनी चीजें बेचकर वो पैसा जो है कन्वर्ट करके वो ज़र मुबादला यानी कि जा रहा है, आ तो नहीं रहा ना, ये तो कैलकुलेशन की ही नहीं है। अगर माहिर माशियात इन चीजों की कैलकुलेशन करें, या ये सोए हुए हुक्मरान, या मैं तो कहूंगा सियासतदान, सोए हुए सियासतदान ये तो अंदाजा लगाएं कि जितने अरबों डॉलर या जितने अरबों रुपए यानी कि हम, या जितने $1 मिलियन हम मंगाना चाहते हैं, कितने $1 मिलियन सिर्फ माइग्रेशन में बाहर जा रहा है। जो थोड़ा सा वेल सेटल्ड है वो बंदा बाहर जा रहा है। बाकी तो जो 5% मरात याफ्ता लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूं, वो तो वैसे ही ड्यूल नेशनलिटी लगते हैं, वो तो पैसे ही जब टिकट कटाएं, मल्टीपल वीजाज हैं या उनके बच्चे बाहर हैं, वो तो यूं चले जाते हैं, वो पैसा अपना बाहर रखते हैं। ये जितने लोग हैं, ये स्विस अकाउंट क्या और कौन कौन से अकाउंट, पैसा इनका होता ही बाहर है। अब वो थोड़ा थोड़ा करके
के जो इमिग्रेशन जिसकी तरफ आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, अब सिर्फ वो मजबूर लोग यहाँ पर हैं जो अब जा नहीं पाते, जिनके कुछ मसाइल हैं, जो कुछ प्रॉपर्टी बेच नहीं सक रहे हैं। यहाँ तो आप प्राइवेटेशन के मद में जनाब कभी पीआईए बेच रहे हैं, कभी आप सी पोर्ट दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब बचेगा क्या? यानी कि वही बात है कि सेम मॉडल एक घर के अंदर जो उसकी जमा पूंजी, अगर किसी की बालियां हैं या किसी का गोल्ड है, वो क्या करते हैं, वो बेच रहे हैं, असासे बेच रहे हैं। एक फर्द वाहिद, एक छोटी फैमिली असासे बेच के बिल अदा कर रहे हैं। आप असासे बेच के अपना कर्जा पे कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? कंगाल कर रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल, आवाम जो है वो वाकई अब कंगाल हो चुकी है और मजीद जो कंगाली की तरफ, उनका फाका कशी की तरफ अब जा रही है। गुफ्तगू के अपने सिलसिले को जारी रखेंगे। ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ताहिर रिजवी साहब से जरूर उनके कमेंट्स लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ताहिर रिजवी साहब से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, सियासी जो उखाड़ पछाड़ चल रही है और जो सूरत हाल है, यकीनन आप भी हमारी गुफ्तगू को सुन रहे थे, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पे? देखें, इस मुल्क की सूरत हाल में तो अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है। जो कुछ था वो सारा, मतलब कहते हैं ना, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, मगर यहाँ तो अब लुटाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। यानी कि अब करें तो क्या करें? जो सिचुएशन है, असल में देखें, सिचुएशन ना आपके प्रोग्राम से सही हो सकती है, ना मेरे बोलने से, ना मेरे भाई जो बोल रहे थे उनके बोलने से। प्रॉब्लम सारा ये है कि जिन लोगों को करना है, जिनके हाथ में वो ताकत है, जिनके हाथ में वो चीज है जिससे इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकें, और वो एक नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमें अब मुल्क के साथ मजीद क्या करना है। बहुत कुछ हो चुका है, अब मजीद मुल्क इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह का काम हो रहा है। सीधा सीधा एक हल है कि किसी तरह फौरी तौर पर बेखौफ इलेक्शन करा दें। बेखौफ इलेक्शन कराने के बाद वो मुल्क को देखें, मुल्क किस जगह पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। इस तरह की अनसर्टेनिटी में तो दुनिया का कोई मुल्क भी सरवाइव नहीं कर सकता, जहां पर पता नहीं है, जहां पर वजीर आजम एक गैर मुल्की दौरे पे गया है तो पता ही नहीं चला कि हमारा वजीर आजम कोई गैर मुल्की दौरे पे गया था। कोई भी वजीर आजम हो, मैं इस वक्त बिला तफरीक कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जब गैर मुल्की दौरों पे जाते थे, जब इमरान खान साहब जब चेयरमैन पीटीआई गैर मुल्की दौरों पे जाते थे, जब बेनजीर साहिबा गैर मुल्की दौरों पे जाती थी, एक इलेक्टेड वजीर आजम, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे वो सपोर्टेड हो, जब वो किसी दौरे पे जाता था तो मुल्क की नुमाइंदगी होती थी, पता चलता था ये पाकिस्तान का वजीर आजम आया है, पाकिस्तान का एक वजीर आजम हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस दफा तो एक अजीब सी सिचुएशन हुई है कि हमारा वजीर आजम गया है, वहां पे पता ही नहीं चला कि हमारा वजीर आजम गया है। एक अजीब सी, ना इंटरनेशनल मीडिया ने कोई इतनी कवरेज दी, ना हमारे मीडिया में कोई कवरेज मिली, ना कोई डिस्कशन में आया कि वो क्या किया उन्होंने, वो क्यों गए थे, उन्होंने क्या किया। कोई डेवलपमेंट हुई, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जब इतना पेट्रोल खर्च हुआ, इतने लाख रुपए हमने होटलों को दिए, लोग गए, खर्चा हुआ हुकूमत का, तो कुछ ना कुछ उसका फायदा हुआ होगा। लेकिन वो सोशल मीडिया पे सर जी उनकी सेल्फी तो, सोशल मीडिया पे ताहिर साहब उनकी सेल्फी तो बड़ी गर्दिश करती रही है। देखें, वो मुझे कोई बुरी बात नहीं है इसमें। मैं कहता हूँ वो हल्का फुल्का अगर कुछ डांस भी कर लेते तो कोई बुरी बात नहीं थी, इसमें कोई मसला नहीं है। बात ये कि उसका आउटपुट होना चाहिए। सेल्फी ले ले लेकिन कुछ आउटपुट नजर आए। अगर वो कहीं किसी तकरीब में जा रहे हैं, कोई प्राइवेट किसी तकरीब में जा रहे हैं, मिल रहे, दैट्स नॉट मैटर। मैटर इज व्हाट माय कंट्री अर्न आफ्टर दिस विजिट। मेरे मुल्क ने क्या कमाया इस विजिट के बाद, जिस विजिट में मुल्क के लोगों का, मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि 5 लाख लगे, 15 लाख लगे, 16 लाख रुपए लगे। जहां पर मुल्कों की बात होती है वहां ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स की कोई अहमियत नहीं होती। वहां पर अहमियत ये होती है कि एक वजीर आजम अपना मुल्क छोड़ के 4 दिन के लिए गया। मैं एक छोटा सा काम करता हूं और उस काम में अगर मैं 4 घंटे भी उस काम को छोड़ देता हूं तो मुझे उसके इफेक्ट नजर आ रहे होते हैं। एक वजीर आजम हमारा मुल्क छोड़ के गया, मशीनरी छोड़ के गया, मुल्क के निजाम, बहुत सारी फाइलें, हमें मिला क्या? और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि मुल्क को कटी पतंग की तरह छोड़ दिया गया है। नोबडी इज ओनिंग। ये क्या हो रहा है मुल्क में? कोई ओन नहीं करता। एक इदारा है, वो कहते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सियासतदानों ने चलाना है। सियासतदान कहते हैं कि जनाब हमारी तो टूटे हुए इतने दिन हो गए, वो तो जुड़ी नहीं रही, वो तो दोबारा आ ही नहीं रही। ब्यूरोक्रेट कहता है कि जनाब मेरा जो वजीर था
वो तो आई नहीं, ये तो टेम्परेरी वजीर है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैं क्या करूं। फिर जनाब आ जाए आप उससे नीचे की कैटेगरी पे, तो वो कहता है जनाब मुझे तो पता ही नहीं इस मुल्क में निजाम कौन सा चल रहा है। तो बेसिकली जब तक दुनिया में हर मुल्क हर जगह निजाम चलते हैं, जहां पर निजाम कोलैप्स हो जाता है वहां पर क्या चलेगा। फिर उस कोलैप्स होने का जो नतीजा है वो टोटल बर्डन अवाम पे आ रहा है। अवाम इस वक्त बिल्कुल बेबस लाचार हुई हुई है। हकीकत है कि उसको उसकी समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। मैं अक्सर अभी मैं आज मैं बताऊं कि मेरी फैमिली गई दर्जी के यहाँ, तो उसने कहा बाजी मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्या क्यों भाई? क्या बाजी मैं इतनी दूर से आता हूँ, मेरा 330 रुपए का 350 रुपए का पेट्रोल लगता है, बल्कि सिर्फ 500 रुपए का पेट्रोल लगता है, और उसके बाद बिजली का बिल आ रहा है, मैं अब ये एक्सपेंडिचर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब ये सोचिए एक छोटा सा बिजनेसमैन वो अपनी बिजनेस को बंद कर रहा है, जहां पर कम से कम 1 या 2 लोग काम करते होंगे ना। और हमारा मेनली जो डिपेंड करता है रोजगार वो छोटे बिजनेसेस पे करता है। बड़ी कंपनी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कितने लोग काम करते होंगे उसके पास? 30,000, 50,000, 1 लाख, नॉट मोर देन। लेकिन हमारा छोटा सा एक ग्रोसरी वाला, छोटा दर्जी, छोटा दूध वाला, उसके बाद 2-2 आदमी काम करते हैं। अगर वो करोड़ों में है तो वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, जब वो हिट होंगे तो वो डायरेक्टली हिट होगा हमारा वो तबका जो इस वक्त एक रोटी कमाने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त तजिया किया ताहिर रिजवी साहब आपने कि इस वक्त आलम यह है कि लोग एक एक वक्त की रोटी को, एक एक बूंद साफ पानी को और एक एक यूनिट बिजली के लिए भी तड़प रहे हैं। जो डॉलर है अख्तर अराई साहब वो तो सस्ता हो रहा है, लेकिन महंगाई पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है? जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई तो बढ़ जाती है, लेकिन जब डॉलर कम हो रहा है तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? क्या आर्टिफिशियली ये कंडीशन है यहाँ पे इस वक्त डॉलर पे? देखें, आर्टिफिशियली कंडीशन नहीं है। देखें, डॉलर को कोशिश तो की जा रही है, सारी चीजें बेलगाम हो चुकी हैं, हमारा मैकेनिज्म ऐसा नहीं है डालेगा सर, यही तो बात है। अब देखें, अगर आप देख लें थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं कि जो इदारा है जो इस मुल्क को कायम रखे हुए है, जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है, जब वो डंडा उठाता है तो फिर सब चीज़ें सीधी हो जाती हैं। आप वो खुद भी नहीं चाहते कि हम किसी को डिस्टर्ब करें, उनका काम ये नहीं है, काम आपके सियासतदानों का है, लीडरान का है। जब वो लीडरान कुछ नहीं कर पाते तो फिर अभी देखें ना, थोड़ी सी सिर्फ 2-4 बयानात दिए और थोड़ी सी आंख दिखाई गई कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो आप देखेंगे डॉलर कैसे कंट्रोल में आया। जिस ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं अख्तर अराई साहब, तो वो उस ऑपरेशन में कोई बड़ा नाम नहीं सामने आया, कोई सियासतदान या कोई बड़ा ऐसा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं सामने आया है, वो सारे छोटे छोटे लोग थे जो पकड़े गए हैं। देखिए, यहाँ जिस मुल्क का ईमान ना दीन ना हो अवाम का, अवाम भी बेदीन हो चुकी है। माजरत के साथ मैं बेदीन इसलिए कह रहा हूं कि हमारे दीन में इतना कुछ है कि अगर मैं कहता हूं सिर्फ 5 या 6 बातें समझ लें ना, हकूकुल अबाद पूरे होते हैं। हकूकुल अबाद से मुराद है कि दूसरों के हकूक, अवाम के हकूक। अब यहां पर सियासतदान सेल्फिश है, अवाम सेल्फिश है। हर बंदा जो है खिड़की से बाहर से पिचकारी मार के थूक देता है, कचरा घर से बाहर फेंक देता है। वो हमारा मुल्क गंदा हो, हमारा मुल्क जो हो, जब आप ओन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े ओन नहीं कर रहे, हमारे लीडरान ओन नहीं कर रहे, वो अपना पैसा बाहर रख रहे हैं, वो अपना सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ से समेट रहे हैं, मुझे बताइए फिर वो कैसे करेंगे? यहाँ के अवाम को मतलब उसको बेयारो मददगार आपने कर दिया है, वो भूखे मरे। जब वो अवाम की वेलफेयर का ख्याल नहीं करते तो वो कैसे करेंगे? वो भी फिर छोड़ेंगे, सबको छोड़ेंगे। तो ये अवाम अभी तो यकीन कीजिएगा, क्राइम रिपोर्ट देखिए, रिकॉर्ड बढ़ा है पिछले 9 महीनों का। जो 2023 का रिकॉर्ड कराची का है, आप रिकॉर्ड क्राइम बढ़ा है, और अब क्राइम बढ़ेगा। स्ट्रीट क्राइम है, दूसरा क्राइम है, बढ़ेगा, क्योंकि जब फाका कशी होगी, बेरोजगारी होगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होना है कि भाई अब क्या करें, बस वो यानी कि एक रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं, यहाँ बड़ी परेशान है। तो हुक्मरान जो है वो सो रहे हैं, वो प्राइस कंट्रोल नहीं करते। थोड़ा सा कुछ होता है, बेरहम लोग होते हैं। आप देखिए, जो रमजान में कीमतें बढ़ा सकते हैं कारोबारी, जो डॉलर के बढ़ते वक्त तो ये मिसाल दे देते हैं कि जी क्या करें, देखो डॉलर बढ़ गया, 1 रुपया डॉलर बढ़ा है, आपने 10 रुपए प्राइस बढ़ा दी अपनी प्रोडक्ट की। साहब, आप तो मजीद डरा रहे हैं, मतलब आवाम तो पहल के
बात नहीं है ये, देखें ये और डर जाएंगे, आप हम तो सब डराने डर की जाएंगे बात नहीं है, मगर मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा सोल्यूशन देता हूँ, मैं हमेशा आवाम को कहता हूँ, मैं कहूंगा, मगर $1 जब आपने सवाल किया था, अगर डॉलर कम हुआ है, मुझे बताइए कि कहाँ प्राइस कम हुई है? क्या दूध सस्ता हो गया? क्या जब पेट्रोलियम प्राइस कम होती है उस वक्त क्या ये चीजें महंगी सस्ती हो जाती है? नहीं होती। कौन लगाम देगा, कौन कंट्रोल करेगा? वो मैकेनिज्म नहीं है, वो मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है आपने। ताहिर रिजवी साहब, पीपल्स पार्टी को सिंध में कैसे आप देखते हैं? क्या आने वाले इंतखाबात में कहीं टफ टाइम मिलेगा पीपल्स पार्टी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी अपना आराम से अपनी सीटें निकाल जाएगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा कराची हैदराबाद में होगी, और कराची हैदराबाद में भी जिस तरह क्यों कोई कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, कॉम्पिटेंट की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आपको पता है ज्यादातर जागीरदाना निजाम है और वडेरों का निजाम है। वडेरों के निजाम में आप कैसे समझ सकती हैं कि किसी भी हमारे गरीब जो वहां पर सिंधी हजरात रहते हैं और जो गरीब आवाम रहती है वहां पर, वो बेचारे कोई वोट का हक डाल सकेंगे? वो बेचारे कोई वोट अपनी मर्जी से डाल सकेंगे? तो इसलिए उनको अभी इतना वहां शऊर बेदार नहीं हुआ है। उनको जाहिर जहन में जो देखें, यही तो बात होती है ना, जो भुट्टो का गम था ना, भुट्टो का गम, वो आज भी जख्म भरा नहीं है। हालांकि उसके बाद 3 हुकूमतें मिल गई हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं कौमों की जिंदगी में जिनको भरने के लिए बड़ा लंबा अरसा चाहिए होता है, और कभी कभी वो लंबे अरसे के बाद भी गम नहीं भरते। भुट्टो का गम ऐसा गम था। जख्मों को भरने के लिए मजीद कुर्बानियां चाहिए होती हैं, आवाम की कुर्बानियां। जाहिर है, देखिए, जिसने भुट्टो को उस वक्त जुडिशनल मर्डर किया था, वो यही समझ रहा था कि यार मैं इसे मार दूंगा, ये मर जाएगा, जान छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाएगी, आवाम की भी छूट जाएगी। लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते हैं, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। जनाब, भुट्टो को जिंदा मारने ने से किया है। उसका जो जुडिशनल मर्डर हुआ, उससे भुट्टो जिंदा हुआ। हम अभी तक सबक नहीं ले रहे। आज भी हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनके असरात कौम को एक अरसे तक रहेंगे, वो असरात खत्म नहीं होंगे। देखें, जो हम अपनी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान इतनी जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। कौमों के नुकसान कोई ऐसे नहीं होते हैं कि जी खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, एक ज़लज़ला आया, एक शहर डिस्ट्रॉय हो गया। वो शहर 20 साल में भी नहीं बनता। एक समंदर ने एक गांव जो है ना, वो सैलाब में डुबो दिया, तो वो गांव 3 साल बाद भी आबाद नहीं होता। कौमों की नुकसानात ऐसे नहीं कवर होते। खुदा से दुआ करें कि हमारे अरबाब इख्तियार को, जिनके हाथ में इख्तियार है, वो अपनी अनाओं के बुत को कहीं दफन कर दें, किसी कब्रिस्तान में ले आके फेंक दें, और ये सोचें कि हमें कौम के लिए सोचना। छोड़ो यार, अना क्या हो गया, अना क्या होती है, क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा झुक जाऊंगा, क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रख लूंगा, क्या होगा यार अगर इसने मुझसे कोई दुश्मनी की थी, मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, मैं दरगुजर कर देता हूँ। यार, अल्लाह दरगुजर करने वालों को भी अच्छा अपनी किताब में अच्छा समझता है। तो अगर वो अपनी अनाओं को खत्म कर दें और अपनी गलती, और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी पुरानी गलतियों से सबक लें, तो मुल्क का मसला फिर भी हल हो जाएगा। लेकिन वो भी याद रखिएगा, कोई कल परसों तरसों नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंच गया है ना, ये नुकसान मुझे को 5 साल और 10 साल में भी कवर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है 10 साल मुतवातर इस नुकसान का मरहम अगर रखा जाएगा, इसको दुरुस्त सिमत पर रिकवर करने की कोशिश की जाएगी, इसके उन दुखों को, इस पाकिस्तान को, मेरे प्यारे मुल्क को जो इस वक्त जख्म लगे हैं, उन जख्मों का मरहम कोई बन के मरहम लगाएगा, उसकी रात दिन देखभाल करेगा, तो मेरा मुल्क 5 से 10 साल बाद अपने डगर पे वापस आएगा। अदरवाइज ये पीछे जा रहा है, ये और पीछे जाएगा और पीछे जाएगा। मेरी दुआ है, मेरा मुल्क इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। एक छोटा सा जुमला, मैं बिल्कुल मायूस नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि ताहिर कभी भी खुदा से मायूस नहीं होना, और मैं इस पे ईमान पे कायम हूँ कि अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह कहता है कि कुछ अपने लिए खुद भी करो। वो कौम जो अपने लिए नहीं करती, अपनी आंखें नहीं खोलती, अपने मसाइल को नहीं देखती, तो अल्लाह भी उसको, नूह अपने बेटे को कहते रहे आ जाओ आ जाओ, बेटा नहीं माना, तो पैगंबर अपने बेटे को ना बचा सके तो हम क्या कौम को बचाएंगे। कौम को चाहिए अपनी आंखें खोले, आइंदा इलेक्शन में बहुत एहतियात के साथ वोट दे, सोच के दे, समझ के दे, और उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करे। अल्लाह बहुत बड़ा किरदार इंशाल्लाह करेगा। ठीक है।
ठीक है, ताहिर रिजवी साहब ने तो हल दे दिया कि आवाम के ऊपर है सारा कुछ, वो अगर अपना वोट सोच समझ के दे रही है, सही फैसला करी, अगर इलेक्शन होते हैं साफ और शफाफ, तो फिर यकीनन बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं अख्तर हराई साहब कि आप भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, 10 साल तक कौन मरहम रख सकता है और कितना इसमें बर्दाश्त होगा जो वो उस मरहम को बर्दाश्त करेगा? मतलब आवाम यहाँ तो आवाम ये चाहती है कि कोई जादू की छड़ी हो और फौरन हालात एकदम से ठीक हो जाएं। जहां पीआईए की निजकारी हो रही है, रेलवे खसारे में जा रहा है, स्टील मिल का तो मामला ही आप देखें कि कहां से कहां पहुंच चुका है। दूसरे मामलात आपने भी बताया कि तमाम चीजें जो है वो बिक रही हैं, रोजवेल्ट चला गया और बहुत सारी चीजें हो गई। तो कैसे मामलात सुधरेंगे? 10 साल का अरसा कोई टॉलरेट करेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिया। हमारा मुल्क एक ऐसी लोकेशन में मौजूद है कि यकीन कीजिए आज भी अगर चाहें हम तो हम स्ट्रांग बन सकते हैं। टाइम ज़रूर लगेगा। और आज भी अगर ये आवाम जो यहाँ मुल्क छोड़ के जा रहे हैं लोग, और जो जा रहे हैं उनको रोकें। देखें, दुनिया में अमेरिका की हिस्ट्री क्या है? अमेरिका का 80% इमिग्रेंट टैलेंट है। 80% अमेरिका का 80% इमिग्रेंट है, तब जाके वो दुनिया का एक पावर बना। हमारा जो टैलेंट है अगर वो यहाँ से जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? जो मुल्क सोना उगलता है, जो मुल्क यानी कि देखिए, सेकंड गोल्ड जो है गोल्ड माइन जो है वो दुनिया की पाकिस्तान में है। यानी कि जो करेंसी बनती रही है, जो ज़र मुबादला है, ये पैसा गोल्ड होता है, गोल्ड पे बेस करता है। इसका मतलब है आज दुनिया का दूसरा अमीर मुल्क पाकिस्तान होना चाहिए था। वो क्या कौन सी वजूहत हैं कि हमने सब कुछ बेच डाला, हमने नमक बेच डाला, हमने यानी हम क्या चीज़, हम हर चीज़ बेच रहे हैं। भैया, आपका मुल्क आज भी है ना, अभी भी, यानी आप देखिए, हम अपना पेट्रोलियम निकाल कर पहले बाहर बेचते हैं, फिर पेट्रोलियम खरीद के लाते हैं। यानी अजीब किस्म की पॉलिसी। यहाँ पर आवाम से गुजारिश है, अपना मुल्क मत छोड़िए। आप खुदारा मेहनत कीजिए। महंगाई दुनिया भर में है, आप पता तो करें अपने रिश्तेदारों से जो बाहर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर इंसानियत है, कि कम से कम इंसान को इंसान समझा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप इस मुल्क के, पाकिस्तान के जो मोहब्बत, वहाँ जाएंगे और फिर रोएंगे आप अपनी धरती के लिए, उससे बेहतर है यहाँ आप सब्र करें और अपने मुल्क से मोहब्बत करें। आप मुल्क के लिए कमाएं, बचाएं, बचत करें। आप अगर एनर्जी है, अगर आप घर के अंदर एक बल्ब से लाइट जल सकती है, रोशनी हो सकती है, आप उससे कीजिए। आप अपना कफ़ायशारी कीजिए, अपना एक रोटी में गुजारा कीजिए, आखिर अल्लाह ताला सुनेगा। मगर अपना मुल्क छोड़ के मत जाइए और नाउमीद रहिए। आइए मिल के हम काम करते हैं। सियासतदानों ने जो करना था वो कर लिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर इलेक्शन वक्त पे हो गए तो कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण है। ये आखिरी उम्मीद की किरण है कि इस बार अगर इलेक्शन ईमानदारी से हुए। मगर क्या इस इलेक्शन इस मुल्क में हुए हैं ईमानदारी से? यानी कि कुछ हलकों में अगर हो जाते हैं तो फिर दूसरे हलकों में मसला भी हो जाता है। सही। तो लिहाजा हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, हमें मोहब्बत करनी है इस मुल्क के साथ। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें जिस आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी, क्या हम उस धरती को बेयारो मददगार छोड़ के चले जाएं? भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। इसीलिए वो जाते हुए लोगों को भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप इरादा तर्क कर लीजिए। आप पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास सिटीजन बन के रहें और मुल्क के लिए काम करें। खुदारा, वहां जाके आपने क्या काम करना है, वही आप थोड़ी तकलीफ थर्ड कैटेगरी करें, के काम करने हैं। ये वक्त गुजर जाएगा। आपको पता है लेबर वर्क करनी है, वहाँ सब कुछ करना है। हाँ ठीक है, इंसानियत है। ताहिर रिजवी साहब, आप इत्तफाक करेंगे अख्तर साहब की बात से? करूंगा। अख्तर साहब फरमा रहे हैं एक बल्ब कम जलाएं, थोड़ी सी मेहनत कर दें, बाहर ना जाएं। बिल्कुल, मैं बल्ब कम जलाऊंगा, मैं पैसे भी बचाऊंगा। अख्तर साहब से जरा पूछें, ये मेरा पैसा चोरी हुआ है, ये जो आज आप क्या बात कर रहे हैं जनाब अली? आप आज से 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले मुल्क वाले, 40 साल पहले वाले, जब पाकिस्तान बना था तो डॉलर कितने का था, आज कितने का है? मेरे मुल्क से पैसा चोरी हो रहा है। गरीब आदमी जो मेहनत कर रहा है, जो गरीब आदमी के बिजली के बिल में वो टैक्स दे रहा है 48%, वो 48% टैक्स जो है
उसकी जो चोरी हो रही है वो तो सारी सियासतदान कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। मुल्क में क्या फायदा होगा? मैं मेहनत करता रहूंगा, मैं बल्ब कम कर दूंगा, मैं टैक्स भी दूंगा। जनाब आली, जब तक चोरी नहीं रोकी जाएगी, मैं कह रहा हूं अगर सारे पहाड़ पाकिस्तान के सोना बन जाएं और सारे समुद्र डीजल, जब भी मेरे मुल्क से अगर चोरी बंद नहीं होगी, करप्शन बंद नहीं होगी, मुल्क का कुछ नहीं होना है, आवाम को कख नहीं मिलेगा। सर जी, आप पहले दुआ करें कि आवाम इन चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को, इनको पकड़े, इनको पकड़ के लगाए, वह वोट की सूरत में लगाए या किसी भी सूरत में लगाए या जिस सूरत में भी लगाए, आवाम इनको ऐसा सबक दे कि पाकिस्तान में जो सियासतदान या ब्यूरोक्रेट रिश्वत ले रहा है, ठेकों में कमीशन ले रहा है, पैसा चोरी कर रहा है, मुल्क का टैक्स चोरी कर रहा है, की जरूरत है, उसको सबक हो, अब जाके मेरी आवाम का फायदा होगा, अदरवाइज आवाम को कुछ नहीं होगा। आवाम इसी तरह रोज इस महंगाई की चक्की पिसती रहेगी और मुल्क की सालियत को नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया अख्तर आराई साहब के आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, पाकिस्तान में 40% लोग खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, जबकि 2 करोड़ बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे। आवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, बिजली एक यूनिट के लिए दरबदर हो रहे हैं, उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। जबकि फाका कशी, बदहाली, बेरोजगारी, नाउमीदी, मायूसी, यही क्या आवाम का मुकद्दर है? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।